हमारा पुरुष प्रधान देश एक लड़की की ना को या एक औरत की ना को ना की तरह क्यों नहीं समझ सकता? क्यों जब एक लड़की और एक औरत ना कहती है तो पुरुष के ईगो पर ठेस लगती है? क्यों ऐसा होता है कि अगर एक लड़की या एक औरत किसी रिश्ते में रहने के लिए मना कर देती है या किसी रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए मना कर देती है तो पुरुष प्रधान देश में पुरुषों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है? क्यों उनकी मर्दानगी को ठेस पहुंचती है? और उसके बाद वो जो कदम उठाते हैं उससे वो तो जेल में जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वो लड़की और वो औरत ज़िंदगी भर के लिए और अपनी ज़िंदगी समाप्त कर चुकी होती है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये इसी शब्द पर बेस है कि ना का मतलब सिर्फ ना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समझने का जिम्मा ही नहीं लेते, जो समझना ही नहीं चाहते। तो आज की हम कहानी शुरू करें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर आज की पूरी कहानी आखिर है क्या। खुश मिजाज रागनी दुबे सुबह तैयार होकर अपनी छोटी बहन सिया के साथ घर से पैदल ही स्कूल के लिए निकली थी। वह बलिया जिले के बांसडीह की रहने वाली थी। दोनों बहनें सलेमपुर के भारतीय संस्कार स्कूल में अलग अलग कक्षा में पढ़ती थी। रागनी 12वीं कक्षा में थी तो सिया 11वीं में थी। उस दिन रागनी महीनों बाद स्कूल जा रही थी। स्कूल जाकर उसे अपने बोर्ड परीक्षा फॉर्म के बारे में पता करना था कि परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा। वह कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा पाई थी, इसलिए परीक्षा फॉर्म के बारे में उसे सही से जानकारी नहीं थी। दोनों बहनें पड़ोस के एक गांव बजहाँ के काली मंदिर के रास्ते होकर स्कूल जाती थी। उस दिन भी वे बातें करते हुए जा रही थी। जब दोनों काली मंदिर के पास पहुंची तभी अचानक उनके सामने 2 बाइक्स आकर रुक गई। दोनों बाइक्स पर 4 लड़के सवार थे। अचानक सामने बाइक देखकर रागनी और सिया सकपका गई। वो बाइक से टकराते टकराते भी बची। ये क्या बदतमीजी है और तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है? रागनी लड़कों पर गुर्राई। एक बार नहीं 1000 बार रोकूंगा। उन चारों में से एक लड़का बाइक से नीचे उतरते हुए बोला। उसका नाम प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी था। प्रिंस आगे बोला, जाओ, तुम्हें जो करना है कर लेना। तुम्हारी गीदड़ भभकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझी? देखो, मैं शराफत से कह रही हूँ, हमारा रास्ता छोड़ दो और हमें स्कूल जाने दो। रागनी बोली। अगर रास्ता नहीं छोड़ा तो तुम क्या करोगी? प्रिंस ने अकड़ते हुए कहा। दीदी, छोड़ो ना इन लड़कों को। माँ ने क्या कहा था कि इनके मुंह मत लगना। इनके मुंह लगोगी तो कीचड़ के छींटे हम पर ही पड़ेंगे। चलो, हम ही अपना रास्ता बदल देते हैं, सिया ने रागनी को समझाया। नहीं सिया नहीं, हम बहुत सह चुके इनके जुल्म, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन दुष्टों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। इनसे जितना डरोगी उतना ही ये हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करेंगे। इन्हें इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। ओ झांसी की रानी, प्रिंस गुर्राया। किसे औकात दिखाएगी तू? मुझे? तुझे पता भी है कि तू किससे पंगा ले रही है? प्रधान कृपाशंकर तिवारी का बेटा हूँ मैं। मिनट में छठी का दूध याद दिला दूंगा। तेरी औकात ही क्या है? मैंने तुझे स्कूल जाने से मना किया था ना, पर फिर तू मानी नहीं। हाँ तो? रागनी डरने की बजाय प्रिंस के सामने तन कर खड़ी हो गई। तुम मुझे स्कूल जाने से रोकोगे? ऐसा क्या करने पर तुम होते कौन हो? दीदी, क्यों बेकार की बहस किए जा रही हो? सिया बोली। चलो यहाँ से। नहीं सिया, तुम चुप रहो। रागनी सिया पर चिल्लाई। कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। अरे रोज रोज मर के जीने से तो अच्छा होगा ना कि एक दिन मर ही जाएं। कम से कम जिल्लत की ज़िंदगी तो नहीं जिएंगे। इन दुष्टों को इनके किए की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। रागनी सिया पर चिल्लाई। तूने दुष्ट किसे कहा? प्रिंस ने गुस्से से बोला। तुझे और किसे? रागनी भी आंखें दिखाते हुए बोली। इस तरह दोनों के बीच में विवाद बढ़ता गया। विवाद बढ़ता देखकर प्रिंस के सभी दोस्त अपनी अपनी बाइक से नीचे उतरकर उसके पास आकर खड़े हो गए। सिया रागनी को समझाने लगी कि लड़कों से पंगा ना लो, यहाँ से चलो, लेकिन उसने बहन की एक नहीं सुनी।
गुस्से से लाल हुए प्रिंस ने आओ देखा ना ताओ, उसने रागिनी को जोरदार धक्का मारा। रागिनी लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिरी। अभी वह संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि वह उस पर टूट पड़ा। पहले से कमर में खोस कर रखे हुए चाकू से उसने रागिनी के गले पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। कुछ देर तड़पने के बाद रागिनी की मौत हो गई। उसकी हत्या करके वो चारों वहाँ से फरार हो गए। घटना इतने अप्रत्याशित तरीके से घटी थी कि ना तो रागिनी ही कुछ समझ पाई और ना ही सिया। आंखों के सामने बहन की हत्या होते देखकर सिया के मुंह से दर्दनाक चीख निकल पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और जहां से चीखने की आवाज़ आ रही थी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा तो रागिनी खून से सनी जमीन पर पड़ी थी। वहीं उसकी बहन उसके पास बैठी दहाड़े मार कर रो रही थी। दिन दहाड़े हुई दिल दहला देने वाली घटना से सभी सन्न रह गए। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि समाज में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि राह चलती बहू बेटियों का जीना तक हराम कर रखा है। इस बीच किसी ने फ़ोन द्वारा घटना की सूचना बांसडीह रोड थाना प्रभारी ब्रजेश शुक्ल को दे दी। गांव वाले रागिनी को पहचानते थे। वह पास के गांव बांसडीह की रहने वाली जितेंद्र दुबे की बेटी थी और इसलिए उन्होंने जितेंद्र दुबे को सूचना दे दी। बेटी की हत्या की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। रोना पीटना शुरू हो गया। उन्हें जिस अनहोनी की चिंता सता रही थी आखिरकार वो हो ही गई। जितेंद्र दुबे जिस हालत में थे उसी हालत में घटना स्थल की तरफ दौड़े। वह बजहां गांव के काली मंदिर के पास पहुंचे तो वहां उनकी बेटी की लाश पड़ी थी। लाश के पास ही छोटी बेटी सिया दहाड़े मार कर रो रही थी। बेटी की रक्त रंजिश लाश देखकर जितेंद्र भी फपक कर रोने लगे। उन्हें 2-3 दिन पहले ही कुछ शरारती तत्व घर पर धमकी देकर गए थे कि रागिनी स्कूल गई तो वह दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। आखिरकार वे अपने मंसूबों में कामयाब हो ही गए। सूचना पाकर एसआई ब्रजेश शुक्ल फोर्स के साथ मौके पर पहुंच चुके थे। उन्होंने शव का मुआयना किया। मृतका के गले पर अनेक घाव थे, जो कि पूरी वारदात मृतका की छोटी बहन सिया के सामने घटित हुई थी। इसलिए उसने एसआई ब्रजेश शुक्ल को सारी बातें बता दी। उसने बताया कि बजहा गांव के रहने वाले ग्राम प्रधान कृपाशंकर तिवारी का बेटा प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी, प्रधान का ही भतीजा सोनू तिवारी, नीरज तिवारी और दीपू यादव ने दीदी की हत्या की है। मौके की कार्यवाही निपटाने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस ने जितेंद्र दुबे की तहरीर पर ग्राम प्रधान कृपाशंकर तिवारी, उसके बेटे आदित्य उर्फ प्रिंस, सोनू तिवारी, नीरज तिवारी और दीपू यादव के खिलाफ हत्या और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि ग्राम प्रधान कृपाशंकर का बेटा प्रिंस सालों से रागिनी को तंग किया करता था। वह रागिनी से एक तरफा प्यार करता था। कई बार वह रागिनी से अपने प्यार का इजहार कर चुका था, लेकिन रागिनी ना तो उससे प्यार करती थी और ना ही उसने उसके प्रेम पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई थी। पहले तो रागिनी उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर जाने लगा तो उसने अपने घर वालों को प्रिंस की हरकतों के बारे में बता दिया। बेटी की परेशान जानकर जितेंद्र को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। बात बेटी के मान सम्मान से जुड़ी थी, भला वह इसे कैसे सहन कर सकते थे। वह उसी समय शिकायत लेकर ग्राम प्रधान कृपाशंकर तिवारी के घर जा पहुँचे। संयोग से कृपाशंकर घर पर ही मिल गए। जितेंद्र ने उनके बेटे की हरकतों का पिटारा उनके सामने खोल दिया, लेकिन कृपाशंकर ने उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधानी के घमंड में चूर कृपाशंकर तिवारी ने जितेंद्र को डांट डपट कर वहां से भगा दिया। जितेंद्र दुबे ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि प्रधान से उसके बेटे की शिकायत करनी उन्हें इतनी भारी पड़ेगी। अगर उन्हें इस बात का ख्याल होता तो वह शिकायत कभी नहीं करते। शिकायत का परिणाम उल्टा यह हुआ कि शाम के समय जब प्रिंस कहीं से घूमकर वापस लौटा तो कृपाशंकर ने उससे पूछा, बांसडीह के पंडित जितेंद्र तुम्हारी शिकायत लेकर यहाँ आए थे। वो कह रहे थे कि उनकी बेटी को आते जाते तुम तंग किया करते हो, क्या बात है? इस पर प्रिंस ने सफाई देते हुए कहा, पापा यह सब गलत है, झूठ है। मैंने उसकी बेटी के साथ कभी कोई बदसलूकी की ही नहीं।
अरे मैं तो उसकी बेटी को जानता तक नहीं हूँ, छेड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे बदनाम करने के लिए पंडित जी झूठ बोल रहे होंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करोगे। वैसे मैंने पंडित जी को डांट कर यहाँ से तो भगा दिया है। ठीक किया पापा। प्रिंस के होठों पर जहरीली मुस्कान उभर आई। प्रिंस ने उस समय तो पिता की आंखों में धूल झोंक कर खुद को बचा लिया। पुत्र मोह में अंधे कृपा शंकर को भी बेटे की करतूत दिखाई नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि प्रिंस की आंखों में दुबे की बेटी रागनी के लिए नफरत और गुस्से का लावा फूट पड़ा। उसे लगा कि पंडित की हिम्मत कैसे हुई कि उसके घर शिकायत करने आ गया। प्रिंस ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली और आखिर उसने वही किया जो उसके मन में ठान चुका था। दिन दहाड़े रागनी की हत्या के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। मामला बेहद गंभीर था, इसीलिए एसपी सुजाता सिंह ने अपराधियों को गिरफ्तार करने के सख्त आदेश दिए। कप्तान का आदेश पाते ही एसआई ब्रजेश शुक्ल अपनी पुलिस टीम के साथ अपराधियों को तलाशने में जुट गए। 8 अगस्त 2017 को पुलिस ने जिले से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया। पुलिस को इसका लाभ भी मिला। बलिया से होकर गोरखपुर जाने वाली रोड पर 2 आरोपी प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी और दीपू यादव उस समय पुलिस के हत्थे चढ़ गए जब वह जिला छोड़कर गोरखपुर भाग रहे थे। दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस उन्हें थाना बांसडीह रोड ले आई। दोनों आरोपियों से रागनी दुबे की हत्या के बारे में गहनता से पूछताछ की गई। पहले तो प्रिंस ने पुलिस को अपने पिता की ताकत की धौंस दिखाई, लेकिन कानून के सामने उसकी अकड़ ढीली पड़ गई। आखिर दोनों ने पुलिस के सामने घुटने टेकने में ही भलाई समझी। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बाकी के 3 आरोपी मौके से फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों से की गई पूछताछ और बयानों के आधार पर दिल दहला देने वाली जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार निकली। 55 वर्षीय जितेंद्र दुबे मूलतः बलिया जिले के बांसडीह में 6 सदस्यों के सपरिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और एक बेटा अमन था। निजी व्यवसाय से वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और उनका परिवार बहुत ही संस्कारी था। उनकी तीनों बेटियां गांव की मिसाल के तौर पर जानी जाती थी, क्योंकि तीनों ही अपने काम से काम रखती थी। वे ना तो अनर्गल किसी दूसरे के घर उठती बैठती थी और ना ही फालतू की गप्पे लड़ाती थी। वे पढ़ाई के साथ घर के काम में भी हाथ बटाती थी। दुबे जी बेटियों को बेटे से कम नहीं आंकते थे, तभी तो उनकी पढ़ाई पर पानी की तरह पैसा बहाते थे और बेटियां भी पिता के विश्वास पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करती थी। तीनों बेटियों में नेहा बीए में पढ़ती थी। रागनी 11वीं पास करके 12वीं में गई थी, जबकि सिया 11वीं में थी। स्वभाव में रागनी, नेहा और सिया दोनों से बिल्कुल अलग थी। रागनी पढ़ाई लिखाई से लेकर घर के कामकाज तक सब में अव्वल रहती थी। वह शर्मीली और भावुक किस्म की लड़की थी। जरा सी डांट पर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती थी। बात 2015 के करीब की है। रागनी और सिया दोनों सलेमपुर के भारतीय संस्कार स्कूल में अलग अलग कक्षा में पढ़ती थी। उस समय रागनी 10वीं में थी और सिया 9वीं में। दोनों बहनें घर से रोजाना बजहा गांव होकर पैदल ही स्कूल के लिए आती जाती थी। बजहा गांव के ग्राम प्रधान कृपाशंकर तिवारी का बेटा प्रिंस उर्फ आदित्य उन्हें स्कूल जाते जाते बड़े गौर से देखा करता था। प्रिंस पहली ही नज़र में रागनी पर फिदा हो गया। थी तो रागनी साधारण शख्सूलत की, मगर उसमें गजब का आकर्षण था। रागनी और सिया जब भी स्कूल जाया करती थी, वह उनके इंतजार में गांव से बाहर 2-3 दोस्तों के साथ खड़ा रहता था। वह उन्हें तब तक निहारता रहता था जब तक रागनी और सिया उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती थी, जबकि दोनों बहनें उसकी बातों को नज़रअंदाज करके बिना कोई प्रतिक्रिया करे हुए स्कूल के लिए निकल जाती। ऐसा नहीं था कि दोनों बहनें उसके इरादों से अनजान थीं, वे उनके मकसद को भली भांति जान गई थीं। रागनी प्रिंस से जितना दूर भागती थी, प्रिंस उतना ही उसकी मोहब्बत में पागल हुआ जा रहा था। 17 वर्षीय आदित्य उर्फ प्रिंस उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बजहा गांव का रहने वाला था। उसका पिता कृपाशंकर तिवारी गांव का प्रधान था। प्रधान तिवारी की इलाके में तूती बोलती थी। उससे टकराने की कोई हिमाकत भी नहीं कर सकता था।
जो उसे टकराने की ज़रूरत करता भी था वह उसे अपनी पावर का एहसास करा देता था। उसकी सत्ता के गलियारों में अच्छी पहुंच भी थी। ऊंची पहुंच से प्रधान तिवारी को घमंडी भी बना दिया था। ग्राम प्रधान कृपाशंकर तिवारी का बेटा भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा था। पिता की ही तरह प्रिंस भी अभिमानी स्वभाव का था। जिसे चाहे वह उससे उलझ जाता और मारपीट पर आमादा हो जाता। वह जब भी चलता था तो उसके साथ 5-7 लड़कों की टोली भी हमेशा उसके साथ आगे पीछे होती थी। उसकी टोली में नीरज तिवारी, सोनू तिवारी और दीपू यादव खासम खास थे। ये तीनों प्रिंस के लिए किसी भी हद तक जाने को हमेशा तैयार रहते थे और इसीलिए वह इन पर पानी की तरह पैसे भी बहाता था। प्रिंस रागिनी से एक तरफा मोहब्बत करता था और उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था, जबकि रागिनी उससे प्यार करना तो दूर, उससे बात तक करना उचित नहीं समझती थी। रागिनी के प्यार में प्रिंस इस कदर पागल था कि उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया। ना तो यारों दोस्तों से पहले की तरह ज़्यादा मिलता था और ना ही उनसे बातें करता था। प्रिंस की हालत देखकर उसके दोस्त नीरज और दीपू परेशान रहने लगे। यार की ज़िंदगी की सलामती के खातिर तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसका प्यार यार के कदमों में डालकर ही रहेंगे। नीरज, सोनू और दीपू तीनों ने मिलकर एक दिन रागिनी और सिया को स्कूल जाते समय रास्ते में रोक लिया। तीनों के अचानक से रास्ता रोकने से दोनों बहनें बुरी तरीके से डर गईं। ये क्या बदतमीजी है? तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है? हटो, हमें स्कूल जाने दो। रागिनी हिम्मत जुटाकर बोली। हम तुम्हारे रास्ते से भी हट जाएंगे और तुम्हें स्कूल भी जाने देंगे, बस तुम्हें हमारी कुछ बातें माननी होंगी। नीरज बोला। ना तो मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगी और ना ही मैं सुनूंगी, बस तुम हमारा रास्ता छोड़ दो और हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। रागिनी नाराज़गी भरे लहजे में बोली। देखो रागिनी, ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मेरी बात सुन लो फिर चले जाना। नीरज ने कहा। मैंने कहा ना, तुम्हारी कोई भी बात मैं नहीं सुनने वाली हूँ। क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है जो राह चलते आवारा किस्म के लड़के के मुंह लगे? रागिनी ने बोला। देखो रागिनी, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह जायज़ है। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, खानदानी लड़की हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मेरा भाई जो तुमसे प्यार करता है मर जाएगा। तुम उसे बचा लो। नीरज रागिनी के सामने गिड़गिड़ाया। अरे तुम्हारा भाई मरता है तो मेरी बला से, मैं उससे प्यार नहीं करती। और एक बात कान खोल कर सुन लो कि आज के बाद इस तरह की वाहियात बात फिर मेरे सामने मत दोहराना, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, समझे? नीरज को खरी खोटी सुनाती हुई रागिनी और सिया वहाँ से चली गई। रागिनी की बातें नीरज के दिल को लग गई थी। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि रागिनी उसे ऐसा जवाब भी दे सकती है। रागिनी की बातों से उसे काफ़ी गहरा आघात पहुँचा। चूँकि मामला उसके भाई के प्यार से जुड़ा था, इसलिए उसने रागिनी के अपमान को अमृत समझकर पी लिया। उस समय तो नीरज और उसके दोस्तों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नीरज ये बात अपने तक सीमित नहीं रख पाया। उसने घर जाकर यह बात प्रिंस से बता दी। भाई की बात सुनकर प्रिंस गुस्से से उबल पड़ा कि रागिनी की ऐसी मजाल जो उनसे उसके प्यार को ठुकरा दे। अगर वो मेरे प्यार को ठुकरा सकती है तो मैं भी उसे जीने नहीं दूंगा। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की भी उसे नहीं होने दूंगा। प्रिंस के गुस्से को नीरज और उसके दोस्तों ने और हवा दे दी। रागिनी के प्यार में मर मिटने वाला जुनूनी आशिक प्रिंस ठुकराए जाने के बाद एकदम फिल्मी खलनायक जैसा बन चुका था। उस दिन के बाद से रागिनी जब भी कहीं आती जाती दिखती थी, प्रिंस चारों दोस्तों के साथ मिलकर अश्लील शब्दों की फफ्तियाँ कस के उसे जलील करता, उसे छेड़ता रहता और तो और वह दोस्तों को लेकर उसके घर तक धमकाने के लिए पहुंच जाता था। प्रिंस के इस रवैये से उसके घर वाले परेशान हो गए। डर के मारे रागिनी ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया और उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। प्रिंस का खौफ रागिनी के दिल में बैठ चुका था। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो रागिनी के पिता जितेंद्र दुबे ने बांसडीह रोड थाने में प्रिंस और उसके दोस्तों के खिलाफ लिखित शिकायत की, लेकिन प्रधान कृपाशंकर की राजनीतिक पहुंच की वजह से मामला वहीं पर रफा दफा हो गया। इसके बाद प्रिंस और भी उग्र हो गया।
वह सोचता था कि जितेंद्र दुबे ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत करने की जुर्रत कैसे की। बात अप्रैल 2017 की है। प्रिंस अपने तीनों दोस्तों नीरज, सोनू और दीपू यादव को लेकर जितेंद्र दुबे के घर पहुंच गया और उन्हें धमकाया कि आज के बाद तुम्हारी बेटी रागिनी अगर स्कूल पढ़ने गई तो वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इसकी धमकी के बाद रागिनी के घर वाले डर चुके थे। उन्होंने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया। कई महीनों तक वह स्कूल ही नहीं गई। इस वर्ष उसका इंटरमीडिएट था। स्कूल में परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे थे। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए वह 8 अगस्त 2017 को छोटी बहन सिया के साथ स्कूल जा रही थी और पता नहीं कैसे प्रिंस को रागिनी के आने की खबर मिल गई और उसने उसका गला रेत कर हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने रागिनी हत्याकांड के नामजद 5 आरोपियों में से 2 आरोपियों प्रिंस और दीपू यादव को तो गिरफ्तार कर लिया। बाकी के 3 आरोपी प्रधान, कृपाशंकर, नीरज तिवारी और सोनू फरार होने में कामयाब हो गए। आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर मृतका की बड़ी बहन नेहा तिवारी सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची और धरने पर बैठ गई। उन लोगों ने परिवार के सदस्यों को मिल रही धमकी के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के नेता सागर सिंह राहुल ने भी लापरवाही बरतने के लिए पुलिस प्रशासन को कोसा। तब कहीं जाकर बाकी के आरोपियों प्रधान कृपाशंकर तिवारी, सोनू तिवारी और नीरज तिवारी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कथा लिखे जाने तक पांचों में से किसी भी आरोपी की जमानत नहीं हुई थी। होनहार बेटी की मौत से पिता जितेंद्र दुबे काफ़ी दुखी थे। उन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकारें यदि बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो उन्हें पैदा होने से पहले ही कोख में मार देने की इजाज़त दे दें, ताकि बेटियों को ऐसी जिल्लत और जलालत रोज़ रोज़ ना भुगतनी पड़े। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी और बेहद ही दिल दहला देने वाली थी। तो दोस्तों, कहानी लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आज आपके कोई कमेंट्स और मेल नहीं है मेरे पास में, इसलिए कमेंट्स के जवाब सवाल का सिलसिला आज नहीं हो पाएगा। कल फिर कंटिन्यू करेंगे आपके सवाल और मेरे जवाब का सिलसिला। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और दोस्तों, कल मिलते हैं फिर क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।